हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृति क्या होती है और कैसे एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि कोई डीएनए के खंड आपस में अलग हो जाते हैं तो कैसे वो फिर से एक पुनः डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण कर लेते हैं, यानी डीएनए द्विगुणन अथवा डीएनए प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं डीएनए द्विगुणन की अथवा डीएनए प्रतिकृति की, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि डीएनए द्विगुणन अर्थात द्विगुणित डीएनए, या आप कह सकते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति यानी कि कॉपी अर्थात रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है क्या, यानी डीएनए द्विगुणन है क्या। मान लीजिए आपके पास कोई एक डीएनए है तो अपने ही समान डीएनए की श्रृंखला दूसरी श्रृंखला बना सकती है। मतलब डीएनए की यदि कोई भी श्रृंखला है तो वो अपने ही समान एक दूसरी नई श्रृंखला का निर्माण कर सकती है। डीएनए की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएनए द्विगुणन कहते हैं। तो डीएनए की यदि कोई एक श्रृंखला है तो वह अपने ही समान दूसरी श्रृंखला का निर्माण कर सकती है। डीएनए के अंदर पाई जाने वाली इसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, डीएनए द्विगुणन कहते हैं। अर्थात डीएनए प्रतिकृति या डीएनए द्विगुणन कहते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, कोई भी डीएनए का खंड है, अब डीएनए के मान लीजिए स्टैंड आपस में यदि अलग हो गए हैं तो वो अलग हुए स्टैंड में, अब वो अलग हुआ जो स्टैंड होता है वो पुनः से क्या हो सकता है, डबल हेलिक्स हो सकता है। क्योंकि डीएनए के खंडों के अंदर क्षमता पाई जाती है कि डीएनए के खंड यदि अलग हो जाते हैं, श्रृंखला यदि अलग हो जाती है तो एक नई श्रृंखला का निर्माण डीएनए कर लेता है, जिस कारण से डीएनए का द्विगुणन हो जाता है अर्थात डीएनए की प्रतिकृति हो जाती है, अर्थात सेम कॉपी उसी तरह तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डीएनए द्विगुणन होता क्या है। डीएनए द्विगुणन की पूरी मेथड यानी कि प्रोसेस यहां पे हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिए कि डीएनए द्विगुणन अथवा डीएनए प्रतिकृति है क्या। तो अपने ही समान यदि कोई डीएनए है तो उसकी यदि डीएनए की कोई श्रृंखला है तो वह दूसरी श्रृंखला बना सकती है। अब डीएनए की मान लीजिए, जैसा कि आप यहां पे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास डीएनए की संरचना है। इस डीएनए की संरचना में आप देखें हैं डीएनए की संरचना में कि यहां पे मान लीजिए 3 डॉट है तो इसका समापन जहां पे होगा वो क्या होगा, 5 डॉट होगा, और जो 5 डॉट होता है उसका समापन क्या होता है, 3 डॉट होता है। अब मान लीजिए यहां पे हमारे पास डीएनए के 2 स्टैंड यानी कि 2 श्रृंखलाएं हैं। अब किसी कारण बस ये श्रृंखलाएं मान लीजिए क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, यानी कि एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाती हैं। तो अब मान लीजिए यहां पे ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है यानी डीएनए का जो अणु होता है, इसके यदि खंड या श्रृंखला आपस में अलग अलग हो जाती हैं तो होगा क्या कि ये आप जो ब्लू कलर वाला देख रहे हैं ये अलग हुई श्रृंखलाएं हैं। तो एक श्रृंखला ये अलग हो गई, एक श्रृंखला ये अलग हो गई। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि डीएनए के अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि ये दूसरी श्रृंखला अपने ही समान निर्माण कर लेता है। तो सेम इसी प्रकार एक दूसरी श्रृंखला का निर्माण डीएनए के अंदर हो जाता है, जिस कारण से हम क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति यानी कि डीएनए द्विगुणन। तो डीएनए द्विगुणन का मतलब होता है कि डीएनए की यदि कोई श्रृंखला है तो वह अपनी ही समान एक नई श्रृंखला का निर्माण कर सकती है। डीएनए के अंदर पाई जाने वाली इसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, डीएनए द्विगुणन कहते हैं। देखिए डीएनए यानी कि जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, इसके द्विगुणन की जो विधि होती है इसको हमको समझना है, क्योंकि डीएनए द्विगुणन की विधि कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए द्विगुणन की विधि की। तो इसमें आपको याद रखना है, क्योंकि डीएनए की संरचना हमने आपको क्या बताया था कि वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो वाटसन एवं क्रिक के अनुसार द्विगुणन जब होता है तो द्विगुणन के समय डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं के जो क्षार होते हैं, क्षारों में जो हाइड्रोजन बंध होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब टूट जाते हैं तो टूटने के कारण ही दोनों श्रृंखलाएं क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अब बताइए कि डीएनए के आपस में जो दोनों श्रृंखलाएं जो होती है यानी कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये आपस में किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध इनके बीच का जब टूट जाता है द्विगुणन के समय तो इनमें होगा क्या कि दोनों श्रृंखला या दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो नाइट्रोजनी क्षार थे उनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध था वो टूट गया। तो जब हाइड्रोजन बंध टूटता है तो दोनों श्रृंखलाएं क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अब जब श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाएगी तो इसके बाद होगा क्या, देखिए प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में यदि हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, यदि हम बात करते हैं तो जितनी भी सेल हैं उन सेल के अंदर
तथा कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर, इसके अलावा जो केंद्रक होता है उसमें, यानी किसी भी कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है अर्थात कोशिका द्रव्य होता है और जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है उसमें स्वतंत्र रूप से न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। यानी कोशिका द्रव्य में भी और केंद्रक के अंदर भी न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अब आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड ही क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं डीएनए अथवा आरएनए। तो देखिए डीएनए चूंकि क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात लाखों की संख्या में जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब एक डीएनए की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब देखिए कोशिका द्रव्य के अंदर और केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं कि डीएनए की इकहरी श्रृंखला के साथ जोड़ी बना देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अब जो कोशिका द्रव्य के अंदर और केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स पुनः क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक नई श्रृंखला का निर्माण करेंगे, यानी कि एक डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। अब भले ही डीएनए की श्रृंखला अलग हो गई है टूट करके, उसमें से एक नई श्रृंखला बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि केंद्रक के अंदर और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, इनके अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड से तो निर्माण करते हैं किसका, डीएनए का। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे, कोशिका द्रव्य के और केंद्रक के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स, लगभग लाखों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की नई श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। और जो डीएनए की श्रृंखला अलग हुई है, तो डीएनए यदि टूटा है तो दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए हैं, तो वो जो अलग अलग इकहरे स्टैंड होते हैं इनका फिर से जोड़ा बन जाता है और फिर से जो डीएनए होता है इसका द्विगुणन हो जाता है, अर्थात फिर से द्विकुंडलित डीएनए की संरचना का निर्माण हो जाता है। अब देखिए प्रोसेस सेम है। स्वतंत्र एडेनिन जो होता है वह न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है ये खुली श्रृंखला के थाइमिन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ तथा ग्वानिन जो होता है ये साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ते हैं। तो ये चीज तो आपने डीएनए की संरचना में भी देखी है कि एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा किसके साथ जुड़ते हैं, एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड्स थाइमिन के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ते हैं, जबकि ग्वानिन के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये किसके साथ जुड़ते हैं, साइटोसिन के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ते हैं। आप इसके पहले डीएनए की संरचना देखे हैं, उसमें आपने देखा है कि एक श्रृंखला के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी एक स्टैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जब दूसरे स्टैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ते हैं तो आपने देखा है कि हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ते हैं। और आपने यह भी देखा है कि यदि एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड्स है तो वो ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है, और यदि वो साइटोसिन का है तो साइटोसिन का ग्वानिन के साथ जुड़ता है, एडेनिन का हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आप यहां पे समझ सकते हैं हमने क्या कहा कि जो एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये थाइमिन के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ता है। अब देखिए ये हमारे पास डीएनए का एक स्टैंड है, इसको आपने देखा है किसमें, डीएनए की संरचना में। देखिए हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के एक श्रृंखला बनाए हैं। तो देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला है, तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जब मिले हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना लिए हैं। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला है और ये दूसरे साइड जो है, जो दूसरा स्टैंड है उसके न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना है। तो देखिए दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की संरचना है इसमें आपने क्या देखा था कि एक हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड्स है जिसमें कि एडेनिन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड्स है। तो एडेनिन का जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये हमेशा थाइमिन के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ता है, और फिर ग्वानिन का जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये हमेशा साइटोसिन के न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपस में एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन जो होता है वो हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और जब एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा तो उसके न्यूक्लियोटाइड्स आपस में हाइड्रोजन बंध के माध्यम से पुनः जुड़ जाएंगे और एक डबल हेलिक्स यानी कि द्विकुंडलित डीएनए की संरचना का निर्माण कर देंगे। तो आप यहां पे इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास डीएनए का कोई भी एक मॉलिक्यूल यानी कि अणु है। अब ये डीएनए के इसमें दो स्टैंड है, अब दोनों स्टैंड मान लीजिए आपस में द्विगुणन के समय टूट गए हैं। तो आप देख सकते हैं टूटे हुए दो भाग थे, यहां पे एक ब्लू कलर का ये वाला भाग और दूसरा भाग ये वाला। तो दोनों स्टैंड के जो टूटे हुए भाग हैं आप देख सकते हैं कि इनके साथ न्यू स्टैंड यहां पे बन चुका। देखिए ये तो टूटा हुआ भाग था, ओल्ड स्टैंड है, स्टैंड का पुराना वाला भाग जो कि टूटा है, और इसमें देख सकते हैं न्यू स्टैंड्स का निर्माण हो चुका है। न्यू स्टैंड्स यानी कि न्यू पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो चुका है। तो इसी प्रकार ये जो दूसरा अलग हुआ भाग है डीएनए का, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की नई श्रृंखला का निर्माण
हो चुका है और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो है आपस में लिपट करके एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के डीएनए की द्विगुणन में हमने क्या कहा कि वाटसन एवं क्रिक ने बताया कि द्विगुणन के समय डीएनए के अणु मान लीजिए टूट जाते हैं, क्योंकि उनके क्षारों के मध्य जो हाइड्रोजन बंध होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब जब क्षारों के मध्य का जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है, जिस कारण से डीएनए के स्ट्रैंड आपस में अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए जब अलग अलग हो जाते हैं तो हमने क्या कहा कि कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है और इसके अलावा जो केंद्रक या न्यूक्लियस है, इनके अंदर आपने क्या देखा कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके एक नई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं और फिर से उसी प्रकार से एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे थाइमिन के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ और ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे साइटोसिन के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। और इस प्रकार से दोनों जो कुंडलन है अर्थात जो दोनों श्रृंखलाएं हैं ये आपस में लिपट करके पुनः क्या कर देंगी, एक द्विकुंडलित डीएनए का निर्माण कर देती हैं। अब देखिए इसके बाद होता क्या है कि शर्करा अणु जो होता है अपने फास्फेट घटक के साथ जुड़ करके खुली श्रृंखला के ही समान नई श्रृंखला बना देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हर एक न्यूक्लियोटाइड में आपने देखा कि फास्फोरिक अम्ल भी होता है, शर्करा भी होती है, नाइट्रोजनी बेस भी होता है, तीन चीजों से मिलकर के नाइट्रोजनी बेस, तीन चीजों से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, आपस में बने होते हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक खुली श्रृंखला जो होती है पुनः एक नया कुंडलित डीएनए का निर्माण कर देती है, क्योंकि इनके मध्य पुनः हाइड्रोजन बंध के माध्यम से न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। अर्थात डीएनए की श्रृंखला जो अलग हो गई है वो श्रृंखला अपने ही समान नई श्रृंखला का निर्माण करने में सक्षम होती है। डीएनए के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, डीएनए द्विगुणन कहते हैं या डीएनए प्रतिकृति कहते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, डीएनए द्विगुणन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।